सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और आज बजट नाफिज हो चुका है। बजट 2024-25 का नफाज होते ही हमने देखा कि पहले तो गुज़िश्ता रात पेट्रोल प्राइस में इजाफा हुआ और उसका इम्पैक्ट फिर हर चीज़ पर पड़ता है। सेल्स टैक्स की मद में इस हुकूमत ने इस बजट के ज़रिए आम इस्तेमाल की जो अशिया हैं उन पर 18% टैक्स आयद कर दिया गया है। अच्छा, जब ये बजट पेश हो रहा था आज से कोई 15-20 दिन पहले, तो उस वक्त क्या माहौल बना था? बजट पेश करने से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक एहतजाज किया, आप समझें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, कुछ हुकूमत से नाराज़गी का इजहार किया, और वो उस बुनियाद पर थी कि बजट बनाते वक्त उनकी तजावीज़ नहीं ली गई, उनको एतमाद में नहीं लिया गया, उन्हें कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई। फिर उसके बाद हुकूमत ने उनको एक मनाने का सिलसिला शुरू किया, उनकी तरमीम ली गई, उनसे पूछा गया कि आप बजट में क्या तब्दीलियाँ चाहते हैं। कोई 9 नुकात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई 9 नुकात रखे गए हुकूमत के सामने, उनको कंसीडर किया गया। और उसमें से चंद एक अब्दुल कादिर पटेल साहब ने असम्बली के ऐवान में भी बताए, और ना सिर्फ बताए, और जब उन पर इम्प्लीमेंट हुआ है तो वो बड़े हैरान कुन हैं, चूँकि उसमें मुराद में इजाफे की तजवीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से दी गई थी। अब हम ये देखते हैं कि मुल्क की जो मईशत है इस वक्त वो बड़े मुश्किल हालात में है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवामी रिलीफ की बात करती है, लेकिन जब तजावीज़ बजट से मुताल्लिक गई तो वो किस नौयत की थी, ज़रा एक उनमें से कुछ मैं आपको बताता भी हूँ। तो कौमी असम्बली ने अरकान की तनख्वाहों और मराद से मुताल्लिक तरमीम कसरत राय से मंजूर की, सबका इस पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बहरहाल इस पर एहतजाज किया। फिर अरकान असम्बली का जो सफरी अलाउंस है वो 10 रुपये फ़ी किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपये कर दिया गया, यानी 150% का इजाफा हुआ है इस सफरी अलाउंस में। अरकान असम्बली को मराद की मद में 25 बिजनेस क्लास एयर टिकट, 3 लाख मालियत के ट्रैवलिंग वाउचर मिलते हैं। एक बिजनेस क्लास के टिकट की कीमत अगर आप कैलकुलेट करें और फिर उसको 25 से ज़रब दें तो आपके सामने वो पूरा फिगर आ जाएगा। एक बिजनेस क्लास के टिकट पर इस वक्त हुकूमत ने 60,000 रुपये टैक्स आयद किया है। ज़ाहिर है जब टिकट फ्री में मिलेंगे तो फिर वो टैक्स भी आपको भरना नहीं पड़ेगा, तो यहाँ ये आप इसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर ब्लू पासपोर्ट के साथ मुफ्त रेलवे सफ़र की सहूलत भी मिलती है, और ये पूरी फैमिली के लिए होती है। ये भी आप इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। यौमिया TADA कन्वेंस अलाउंस और स्पेशल अलाउंस जो होते हैं, घरेलू अलाउंस हो, ट्रैवलिंग अलाउंस हो, उसकी मद में भी फिर हज़ारों रुपए मिलते हैं। अब ये बता इसलिए रहे हैं हम आपको क्योंकि यही वो लोग हैं जो अरकान पार्लियामेंट होते हैं जो कि जिन्होंने बजट की मंजूरी दी है। अरकान असम्बली को टेलीफोनिक अलाउंस की मद में 10,000 और ऑफिस अलाउंस की मद में 8,000 रुपये मिलते हैं। फिर एडॉक रिलीफ की मद में 15,000 और इजाफी अलाउंस की मद में 5,000 रुपये भी तनख्वाह में शामिल किए जाते हैं। फिर दौरान ड्यूटी रुकने असम्बली यौमिया 2,000 रुपये घरेलू अलाउंस भी हासिल करने का हकदार होता है। सालाना 3 लाख रुपये के ट्रैवलिंग वाउचर जो हैं वो 25 बिजनेस क्लास के जो टिकट्स हैं वो रिटर्न टिकट हैं। ये मैंने कहा आपके इल्म में मैं थोड़ा सा इजाफा कर दूं, हर रुकन असम्बली और फैमिली मेंबरान सरकारी पासपोर्ट पर सफ़र करने के मजाज होते हैं। कायमा कमेटी का अगर कोई चेयरमैन बन जाए तो उसको 25,000 रुपये इजाफी एजाजिए के तौर पर दिए जाते हैं। चेयरमैन कमेटी बनने पर हर रुकन को प्राइवेट सेक्रेटरी, स्टेनो, नायब कासिद, ड्राइवर और गाड़ी भी फ्री मिलती है, और ये गाड़ी 1300 सीसी होती है, और इसके साथ साथ 600 लीटर फ्यूल भी मुफ्त फराम किया जाता है। तो कहाँ पर हुकूमती अखराजात में कमी की जा सकती थी, क्यों नहीं की गई? आवाम पर जो टैक्सेस का एक बोझ लादा गया उसकी क्या वजूहात हैं? जो इस वक्त नून लीग के अलावा दीगर सियासी जमातें उनका क्या किरदार है? इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। नईर बुखारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मौजूद हैं। तो बुखारी साहब, ये चूँकि तजवीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आई थी बजट की मंजूरी से पहले, और उसके बाद फिर आप लोगों ने बजट को मंजूर भी करवाया, तो इसकी क्या बुनियाद थी? हुकूमत तो इस वक्त अपने अखराजात को कम करने की तरफ जा सकती थी। मुल्क इस वक्त एक बड़े सियासी मंझधार में, IMF के पास हम जा रहे हैं। 18% सेल्स टैक्स लगा दिया एक आम आदमी पर, हर तनख्वाहदार तबके का टैक्स बढ़ा दिया, और उसमें फिर मुराद में इजाफा हो रहा है अरकान पार्लियामेंट की। शुक्रिया। कितना ही अच्छा होता अरबाब साहब अगर आप ये कौम को ये भी बता देते कि एक एंकर पर्सन जो मीडिया के बैठता है 1 घंटे के लिए, वो क्या उसकी होम ड्रॉन सैलरी होती है। आप ये बता देते कि एक जर्नल की क्या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते। आप ये बता देते कि एक हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह कितनी है और पेंशन कितनी है बाकी मुराद के अलावा। आप ये बता देते कि एक फेडरल सेक्रेटरी की तनख्वाह कितनी है और बाकी मुराद क्या हैं। आप क्रिटिसाइज तो करते हैं पॉलिटिशियंस को, आपने कभी कंपैरिजन ये किया कि जो होल हार्टेडली अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम करता है, आवाम के लिए काम करता है, और आप अगर कंपैरिजन कर रहे हैं कि बरतानिया में एक MP की पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्या हैं, हिंदुस्तान में पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्या है, तो फिर अगर हमारे उनसे ज़्यादा है तो काट लिए जाए।
हम दस्तबरदार होने को तैयार हैं अगर हमारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आपके पड़ोसी मुल्क में हैं या यूनाइटेड किंगडम में उससे अगर ज़्यादा है तो काट लिया जाए। लेकिन आप ये मैं समझता हूँ जो पिक्चर पेंट करते हैं आवाम के सामने रखते हैं, ये पॉलिटिशियंस के साथ आप मैं समझता हूँ कि ज़्यादती करते हैं या मुखासमत रखते हुए आप इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। आपने अगर कंपैरिजन करा है तो वो भी इसी मुआशरे का हिस्सा है, उनका कंपैरिजन करें। मुझे आज भी पता है जब मैं चेयरमैन सेनेट था तो मेरी तनख्वाह 1,20,000 रुपये थी 2012 से 2015 तक। मेरा जो सेक्रेटरी था उसकी 3.5 लाख के करीब तनख्वाह थी। वो होल टाइम काम करता था तो मैं भी करता था। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होल टाइम काम करता है, पब्लिक के लिए करता है, तो आप ज़रा कंपैरिजन तो देख लेना कि बरतानिया में या हिंदुस्तान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्या परसेंट प्रिविलेजेस है या बांग्लादेश में क्या है। सही, तो फिर तो आप क्रिटिसाइज़ करें। अगर उनसे ज़्यादा है तो फिर बिल्कुल आपकी क्रिटिसिज्म हक बजाने पर। लेकिन इसका ये कंपैरिजन भी करें कि आपको पता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की पेंशन कितनी है। हमारी तो पेंशन नहीं होती। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वो 20 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे फिर भी उसकी पेंशन नहीं है। तो बाकी लोग जो सर्व करते हैं, जो जजेस एलिवेट होते हैं एट द एज ऑफ 45 एलिवेट होते हैं, 65 की एज पे वो रिटायर हो जाते हैं, तो मैक्सिमम वो 20 ईयर्स सर्व करते हैं। तो उनकी जरा देख लें उनकी पेंशन कितनी है जजेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। तो फॉर गॉड से कंपैरिजन करना है तो फिर आप जो लोग उनके मुआशरे में उसी हैसियत में जिंदगी गुजारें उनके साथ कंपैरिजन करें। ठीक है, चलो। दूसरी बात आपने कहा बजट पे जीएसटी जो 1% बढ़ाया वो नहीं बढ़ना चाहिए था। मैं खुद उसके हक में नहीं हूँ। वह इनडायरेक्ट टैक्स है, उसका बराह रास्त बोझ अवाम नास पे पड़ता है, उसका बराह रास्त बोझ एक कॉमन सिटीजन पे पड़ता है, एक लेबरर पे पड़ता है, एक किसान पे पड़ता है। तो माचिस की डिब्बिया आप खरीदे तो उस पर भी जीएसटी बढ़ गया। तो इसलिए हम समझते थे कि डायरेक्ट टैक्सेस लगने चाहिए, डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ आपको जाना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं होने चाहिए। तो मेरे आपसे ये इल्तजा है कि जब आप किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की बात करें तो ज़रा कंपैरिजन कर लिया करें या कंपैरेटिव स्टडी कौम के सामने रख दें। सही, आप देख लें कि जो 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 ये ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, जो इनके चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्या हैं, वो मंथली कितनी तनख्वाहें ड्रॉ करते हैं। आप देख लें कि पीआईए का सीईओ है वो कितनी ड्रॉ करता है। आप जो डिस्कोस के हेड्स हैं वो क्या ड्रॉ करते हैं। तो फिर आप जरूर क्रिटिसाइज करें पॉलिटिशियंस को। ठीक है, अच्छा। लेकिन एकतरफा भाई साहब चूंकि ये मुद्दा आपका बड़ी तफसील से आ गया, क्रिटिसाइज न किया तो अब ये क्रिटिसिज्म नहीं है ज़ाहिर है, ये तो जो कुछ हुआ है ये उसको मैं सामने इसलिए लेकर आया। अच्छा, वो एंकर्स की जो आपने बात की, देखिए प्राइवेट कंपनी में कोई शख्स किसी को 1 करोड़ का तनख्वाह दे तो वो तो प्राइवेट कंपनी है ना, बाकियों के साथ भी जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं जो इलेक्शन से पहले हमें बताते हैं। अच्छा, पीआईए इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, स्टेट ओन्ड कंपनी है। डिस्कोस जो हैं वो प्राइवेट नहीं है, ऑटोनमस बॉडीज नहीं है। और आप जो प्राइवेट आप हैं, एक मीडिया हाउसेस वाले कितने अपने एंकर्स को पैसे देते हैं, पर वो भी जरा सामने रख देना। सर वो इस माशरे का हिस्सा नहीं है। वो एफबीआर से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, क्योंकि वो टैक्स तो जिस वक्त जिसकी सैलरी विड्रॉ होती है वो उसी वक्त वो टैक्स कट जाता है। आपको हमको बता देना। आप सर पॉलिटिशियंस को क्यों ले आ जाते हैं? सर वो इसलिए क्योंकि ये पॉलिटिशियंस हमें बताते हैं कि हम तो किफायत शारी पर चल रहे हैं, वजीर आजम तनख्वाह नहीं ले रहे, वजीर आजम मरात नहीं ले रहे, काबीना तनख्वाह नहीं ले रही, काबीना मैंने आपको बताया कि जब मैं चेयरमैन सेनेट था मुझसे ज्यादा तनख्वाह मेरे सेक्रेटरी की थी। तो ये अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें ये बता रही थी कि हमें तो 300 यूनिट हमें फ्री देने हैं, हमें अवामी रिलीफ के काम करने हैं, बजट में हम कोशिश करेंगे अवाम पे कोई लोड ना पड़े। तो ये जब मरात वाली कंडीशन आपने हुकूमत से मनवा ली तो ये टैक्सेस को भी आप लोग थोड़ा सा कम करवा सकते थे, बता सकते थे। कितने लोग हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? 350 के करीब तो 436 है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सेनेट मिला के 436 है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बल्कि 436 से भी आप 432 हो गए हैं। और मैंने कहा ना, आप जरा बरतानिया की और इंडिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लोगों को बता दें। तो बुखारी साहब वहां की आप इकोनॉमी के साइज भी तो देखें और उनकी एक्सपोर्ट्स और इकोनॉमी का इस्तेहकाम भी तो देखें। इंडिया सिर्फ 300 अरब डॉलर से ज्यादा की आईटी एक्सपोर्ट करता है, यहाँ आपकी टोटल एक्सपोर्ट 30 अरब डॉलर पे रुकी हुई है। अच्छा,
मुल्क कमाए, मुल्क फले फूले, आप खर्च करें। जो पार्लियामेंट इंडिया वाले वो कुछ और खाते हैं और ये खाली हवा खाते हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ानी है ना, तो सिर्फ आपने अपनी पॉलिसीज बनानी है ना, अडॉप्ट करनी है, बिल्कुल आपको बढ़ानी चाहिए, लेकिन खुदा रहा सिर्फ टारगेट मत किया करे पॉलिटिशियंस को। तो सर ये पॉलिसीज ये पिछले 15-20 साल में रवाज बन जो कि पिछले 16 साल से एक जमहूरी तसलसल चल रहा है, तो ये उस दौर में ये पॉलिसीज क्यों नहीं बन सकी, क्यों मईशत नहीं आगे बढ़ सकी? पीपल्स पार्टी का भी दौर आया, नून लीग भी आई, पीटीआई भी आई, पीडीएम भी आ गई, ये 5वां टेन्योर है, 5वीं हुकूमत है पीपल्स पार्टी की 2008 से अभी तक की ये जो मुकम्मल हुकूमतें आई हैं, तो ये अभी तक क्यों अच्छा नहीं आई? तो क्या इसको लपेट दिया जाए? नहीं, आप सजेस्ट करें अगर बेहतरी नहीं आई तो इसको लपेट दिया जाए, मार्शल लॉ लगा दिया जाए। नहीं सर, ये तो जमहूरी आखिरी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये तो अमरीत मुसल्लत कर दी जाए। ये कंटिन्यूटी रहेगी सिस्टम में, तो चीज़ों में रिफॉर्म्स आप ला सकेंगे, चीज़ें रिफाइन हो सकेंगी, आइडियलिज्म से निकलें। लेकिन जिन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसकी अकाउंटेबिलिटी हुई? क्या हुआ रिकॉर्डिंग केस, क्या हुआ सैंडेक में? जुडिशरी का काम है एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात इस्तेमाल करना या चीनी की कीमतें मुकर्रर करना? मुझे बता देना कारके का जो नुकसान हुआ किसकी वजह से हुआ, रिकॉर्डिंग का नुकसान हुआ किसकी वजह से हुआ? उस पर तो आप बात नहीं करते हो। सर एक आम आदमी आज आप देखें किस मुश्किल में होगा, किस तकलीफ में होगा जब वो 1 लीटर का जो दूध का पैकेट है वो 90 रुपये इजाफी उसको देकर ख़रीदेगा सेल्स टैक्स की मद में, और उसके उस 90 रुपये जब उसको पता चलेगा कि वो कहाँ जा रहे हैं, अरकान पार्लियामेंट के उस सफरी अलाउंस की मद में जा रहे हैं, तो सोचें वो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? मिसकैलकुलेशन है अरबाब, फॉर गॉड से कि मिसकैलकुलेशन करो। 1% जीएसटी बढ़ा है ना, 17% तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। जहाँ टैक्स छूट अगर 100 रुपए का डब्बा है तो 17 रुपए तो उसको पहले देते। सैकड़ों अशिया ऐसी थी जिन पर वो टैक्स छूट खत्म कर दी गई है, जो पहले टैक्स छूट में थे उन पर जब टैक्स छूट खत्म हुई है तो 18% एकदम आया। डोंट मिसलीड द नेशन कि 90 रुपये आपको देने पड़े। कैसे कैलकुलेट करें आप? 1% मीन्स कि अगर कोई चीज़ 100 रुपए की थी तो पहले उस पर 17 रुपये जीएसटी था, अब वो 18 रुपये जीएसटी हो जाएगा। तो वाई आर यू मिसलीडिंग द नेशन? सर यहाँ जो तनख्वाहदार तबका है 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का जो तनख्वाहदार तबका है उसकी सैलरी पर भी 100% टैक्स बढ़ा है। वो माहाना बढ़ा है, वो सालाना नहीं बढ़ा। यानी जो शख्स बिलफर्ज अभी ये गलत है जी, ये गलत है, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। लेकिन आप भी जो गलत बात कर रहे हैं कि 90 रुपये दूध के डब्बे पे चली, भाई कहाँ आप कैलकुलेट करते रहे हैं? मैंने आपको एग्जाम्पल कोट कर दिया। अगर कोई चीज 300 रुपए की थी तो 17% तो वो पहले दे रहा था। चले अगर बिलफर्ज बुखारी साहब आपकी बात दुरुस्त तस्लीम करें, वो 18% 17 से 18 हो गया, तो ये क्या ये दुरुस्त हुआ, ये सही हुआ है? इस वक्त जो एक आम आदमी की हालत है क्या ये उसके साथ सही हुआ है? नहीं, मैं कहता हूँ ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये कॉमन आदमी को इफेक्ट करता है। डायरेक्ट टैक्सेशन पे जाते अभी वो कोई 43-44,000 रिटेलर्स जो है वो आ जाएंगे। मुझे आप ये बता दें कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं ऑनेस्टली वो कितना टैक्स डिक्लेयर करते हैं? कितनी बदकिस्मती की बात है इस मुल्क में 25 करोड़ आवाम में से सिर्फ 15 लाख आदमी टैक्स देता है। सही। और टैक्स जमा करना बुखारी साहब, ये बुखारी साहब टैक्स जमा करना फिर ये किसकी जिम्मेदारी है और किसका काम है? अब जब आप इसको गलत करें इनडायरेक्ट टैक्स को, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 15 दिन में कैसे मान गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर कि हाँ जी आप ये इनडायरेक्ट टैक्स लगा दें? आप चाहते इसको रिवर्स करवा सकते हैं? करना चाहता हूँ कि हमें इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार में आई थी 8 से 13 तक, तो हमने ईटेबल्स की कीमतों को कंट्रोल में रखा, हमने कमोडिटीज़ की कीमतों को कंट्रोल में रखा। और उस वक़्त आटा आपको कोई इतना ज़्यादा महंगा नहीं मिलता था। लेकिन उस दौर में हमने देखा था वो चीनी कोई 150 रुपये तारीख में पहली बार गई 140 रुपये तक। उस वक्त पेट्रोल प्राइस भी हमने मुल्क की तारीख में पहली बार 117 रुपये तक जाते हुए देखे थे। तो पेट्रोल की प्राइस जो है ना वो तो लिंक्ड है विद द इंटरनेशनल मार्केट। सही। चीनी भी उसका 140 रुपये से डॉलर्स में कीमत बढ़ेगी तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन हमारे ज़माने में गंदम हमें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ी 5 साल में, वो हमारी पॉलिसी थी कि हम सपोर्ट प्राइस बढ़ाई तो गंदम आपको इंपोर्ट नहीं करनी पड़ी, आपको एक्सपोर्ट करनी पड़ी। आपने शुगर एक्सपोर्ट की,
आपके पास डॉलर होंगे तो आप चीज़ें इंपोर्ट कर सकेंगे, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो आप बैलेंस ऑफ ट्रेड हो सकेगा, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका हो सकेगा। सही। तो बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बजट को मान कैसे गई, इसको मंजूर करवाने के लिए, इसकी हिमायत के लिए, जब इसमें इतने सारे टैक्सेस ऐसे हैं जिस पर आपको भी एतराज है? अच्छा, आप हमें बताएं, अगर हम ना मानते तो व्हाट वाज द वे आउट? कुछ टैक्सेस रिवर्स हो जाते, गवर्नमेंट ये जो मुराद में इजाफा हुआ है इसकी जगह थोड़े टैक्सेस में कमी हो जाती। टैक्सेस रिवर्स नहीं होते बाबा, स्टेबल ही रख लेते। ये तो फिर आपकी इग्नोरेंस है। बजट पास ना होता, गवर्नमेंट घर चली जाती। सर अभी आज पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मल नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट पैकअप कर जाए। 8 फरवरी से लेकर तो कितना अरसा गुजरा है जो अभी ये इंतखाबात आप करा नहीं सकते। पाकिस्तान की आबादी का 1% टैक्स दे रहा है। अगर आपके पास इस नेट को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बढ़ाने का मुतालबा कर देती कि ये 2, 4, 5, 10% पे ले जाएं तो शायद ये टैक्सेस लगाने की जरूरत ही ना पड़े। जो सेक्टर्स टैक्स नेट में नहीं है, अगर उनको टैक्स नेट में ले आया जाता, पीडीएम को पिछली हुकूमत भी मिली 16 माह की, 4 माह यहाँ भी हो गए। भरपूर की है, लेकिन हमने मुल्क में सिस्टम भी चलाना है। हम सिस्टम को उसको डीरेल नहीं होने देना चाहते। अच्छा, पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है डीरेल हो। तो भाई साहब, इसका मतलब ज़राअत या रियल एस्टेट सेक्टर को अगर टैक्स नेट में लाएंगे तो सिस्टम डीरेल हो जाएगा? नहीं, उसको बिल्कुल देखिए, ज़राअत तो है ना प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, रियल एस्टेट को लेके आए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब भाई साहब ये इस बजट तो आपने एनहांस कर दिया। हाँ, इस बजट की मंजूरी से जो एक आपने एनहांस कर दिया रियल एस्टेट में जी। आप देखें ना उसको कि नॉन फाइलर्स के लिए क्या रेट है, फाइलर्स के लिए क्या है, बिलेटेड स्टेज फाइलर के लिए क्या। आप देख रहे रियल एस्टेट में तो अभी खासे टैक्स बढ़ा दिए गए, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। आप कैसे कहते हैं कि नहीं गो एंड बाय? आज जरा जाके ना कोई प्लॉट खरीदने की कोशिश करें तो आपको जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज हैं वो बताएंगे कितने टैक्सेस हैं। और टैक्स बढ़ा इस बजट की मंजूरी से एक मैसेज ये भी कौम तक गया ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त भरपूर हिमायत है इस हुकूमत को हासिल, और आप मुतमईन है हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी से जो भी उसने मुआशी मैदान में की है? नहीं, हम मुतमईन उस हद तक नहीं है। हमने अपने कंसर्न शो किए थे और हम कहते हैं इसकी पोलिटिकल प्राइस भी पे करनी पड़ती है, लेकिन हम ये समझते हैं कि आज अगर गवर्नमेंट चली जाती है, पाकिस्तान में एक नया क्यास आ जाएगा, एक नए क्राइसिस आ जाते हैं और पाकिस्तान नए क्यास और क्राइसिस को फेस नहीं कर सकता। और बुखारी साहब, इस ऐसे जब बजट की सूरत में जो कि इत्तेहादी जमातों को एतराज़ है तो अपोजिशन का भी एतराज़ फिर तो वो बिल्कुल बजा है, और अब इस बजट के ख़िलाफ़ जब वो सड़कों पर आएंगे या अपना एहतजाज करेंगे और अगर मिलकर एहतजाज करेंगे तो वो इस वक्त कितना ख़तरा इस हुकूमत के लिए बन सकते हैं, ख़ासतौर पर PTI मौलाना साहब की जमात? देखिए, हम एजुटेशन के ज़रिए गवर्नमेंट्स को डिसलॉज करने के हम हक में नहीं हैं। हम आज भी कहते हैं कि जहाँ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वहाँ पे दीगर स्टेक होल्डर्स जो है उनकी भी जिम्मेदारी है, पॉलिटिशियंस की भी जिम्मेदारी है। ये उनका भी मुल्क है, हमारा भी मुल्क है, सबका मुल्क है। आए बैठ के बात करें, सजेशन दे, पार्लियामेंट में बैठे हैं, क्या वे आउट क्या है, इस मुल्क को हम बेहतरी की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं, और हम डायलॉग पे बिलीव करते हैं और डायलॉग होना चाहिए। तो बुखारी साहब, ये जब बजट आया, बजट से पहले हुकूमत के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास मौका था कि वो बुलाते अपोजिशन जमातों को भी, उनकी तजावीज़ लेते, वो मिल बैठने का एक मौका भी बन जाता और उस पर फिर सियासी किया। मेरा ख्याल है वी डोंट सी द ट्रैक रिकॉर्ड। हम तो बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक पॉलिटिशियन स्टपन एरोगेंस करे, मैं बात ही नहीं करना चाहता, उसका क्या इलाज है? आप परसुएट करें। अच्छा भाई साहब, आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने, आप उनको परसुएट करें, आप बैठे, आपने उन तक पैगाम पहुंचाया। पीपल्स पार्टी तो ये कह रही थी बजट के मामले पर हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को भी एतमाद में नहीं लिया। जो 13 जून के आप सारे मनाजिर और क्लिप्स देखें तो उसमें खुशी शाह साहब, शाज़िया मरी साहिबा, वो बता रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की तकरीर है, उसने अप्रोच किया, तो जब हमने कंसर्न शो किया तो हम कहते हैं आए बैठ के बात करते हैं, रास्ता निकालते हैं मुल्क को क्राइसिस से निकालने का। अच्छा, तो अब चाहते आप भी यही हैं, अपोजिशन भी यही चाहती है। चलें, मैं ज़रा मौलाना साहब का एक जुमला आपको सुनाकर फिर आपसे ज़रा उस पर आपकी राय लेता हूँ, ज़रा इस पर आप क्या कह रहे हैं। तो बुखारी साहब, अब ये मौलाना साहब कह रहे हैं कि हुकूमत में इतना खम नहीं है कि वो जो राब्ते हमसे हुए हैं हमारे मुतालात हुकूमत पूरे कर सके। तो अब फिर अपोजिशन किससे बात करेगी? PDM के सरबरा मौलाना साहब रहे, PDM आपने बनाई थी, एक ट्रैक रिकॉर्ड माजी में आप लोगों का एक साथ काम करने का रहा है, तो इस वक्त मौलाना साहब फिर क्यों आप लोगों के
आपकी दावत पर नहीं आ पा रहे? देखिए जी, मेरा आपसे गुजारिश है कि आप मौलाना साहब से सवाल करें, आप किसके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आपने ये मुतालबात किसके सामने पेश किए हैं। अगर हुकूमत में दम खम नहीं है तो फिर जिनके सामने पेश किए फिर उनसे रुजू कर लें वो। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया नहीर बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उस पर ब्रेक के बाद फिर मुस्लिम लीग नून जो कि इस वक्त हुकूमत की सबसे बड़ी जमात है, उनसे भी इस पर उनकी राय जानेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी हमारे साथ मौजूद होगी छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मौलाना फजल रहमान बार बार नए इंतखाबात का मुतालबा दोहरा रहे हैं और मुतालबा ये कमोबेश वही है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है। मौलाना साहब भी ये कहते हैं कि हुकूमत में इतना खम नहीं है कि उनसे बात की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये कहती है कि इस हुकूमत के पास इख्तियारात ही नहीं है, फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, तो हम तो इससे बात करने को तैयार हैं नहीं। मौलाना साहब ने कहा क्या, ज़रा एक बार फिर ये सुनवा दीजिए ताकि जो दोनों हमारे मेहमान अली गौर बलोच साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, अजहर सिद्दीक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, तो ज़रा ये सुन लें, फिर उसके बाद हम गुफ्तगू शुरू करते हैं। इस पर सुनाइएगा। अली गौर बलोच साहब, मौलाना साहब ये चाहते हैं कि नए इंतखाबात हों, फौरी तौर पर हों, आप शिकायत का इजाला नहीं कर सकते, आप नुकसान की तलाफ़ी नहीं कर सकते, हुकूमत में खम नहीं है। अब बात कहूँ बेश वही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हुकूमत के पास कोई इख्तियार ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हुकूमत के पास ये कहना कि इख्तियार नहीं है, ये तो बिल्कुल मंतक समझ से बाहर है। जाहिर है कोई भी हुकूमत हो, कोई हुकूमत चाहे अगर इंतखाबात दोबारा करवाने हैं तो वो इस्तीफे दे दे तो इंतखाब दोबारा हो जाता है। तो ये कहना कि हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, वो तो मेरा ख्याल है कि ये उनकी राय मैं नहीं समझता कि कोई पोलिटिकली ठीक है। बाकी जहाँ तक उनका मुतालबा है या दो पार्टीज का मुतालबा है कि इलेक्शन दोबारा हो और इंतखाबात दोबारा हो, तो पाकिस्तान में तो कोई भी ऐसा इंतखाब नहीं आया आज तक जिसके ऊपर उंगलियां ना उठी हो। आप 2018 के इंतखाबात देखें तो वहाँ पर RTS सिस्टम बंद किया गया था, बदनामे ज़माना इलेक्शन थे, और जिन इलेक्शन की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान का सियासी नुकसान हुआ बल्कि पाकिस्तान का सियासत से ज़्यादा जो है मुआशी नुकसान हुआ। एक वो टोला पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुआ जिसने पाकिस्तान की सियासत में इंतशार फैलाया, पाकिस्तान को ग्रास रूट लेवल पर पाकिस्तान की मईशत को टारगेट करके और मेहनत करके ख़राब और तबाह किया गया। और उसके बाद जाती दफ़ा ये भी कह कर गए कि हम तो माइंड बिछा के जा रहे हैं। जहाँ तक तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन के ऊपर, हर पॉलिटिकल पार्टी को कहीं ना कहीं जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर है, इंतखाबात पर होते हैं। किसी को 2 सीटों पर, किसी को 5 सीटों पर, किसी को 7 सीटों पर। तो उसके लिए ऑलरेडी जो आइन और कानून जिस चीज़ की हमें इजाज़त देता है वो तमाम फॉरम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए खुले। अगर आप इंतखाबात दोबारा करवाने की रविश शुरू होगी तो मुझे ये बताएं कि इस तरह तो पाकिस्तान में आने वाले 100 साल में भी अगर आप इंतखाबात ये कहें कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इत्तफाक कर जाएं, इस वक्त जो असम्बली में पार्टीज बैठी हैं जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, बलूचिस्तान की पार्टीज हैं, MQM है, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, और किसी पार्टी का भी ये मुतालबा नहीं है कि इंतखाबात दोबारा करवाए जाए। तो अली गौर साहब, अब ये बताएं ना कि मौलाना साहब को फिर किस लेवल से इंगेज करने की कोशिश की जा रही है, चूँकि वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत से हमें जो पैगामात आ रहे हैं उनमें बिल्कुल खम नहीं है। क्या कोई लोअर लीडरशिप उनसे राब्ते कर रही है? अभी बजट आया, बजट पर आप उनकी तजावीज़ ले सकते थे, उनको ऑन बोर्ड ले सकते थे, बात उनसे बैठकर हो सकती थी। ये क्यों हुकूमत ये वाली ट्रिक मिस कर रही है? देखें, ये तो मतलब है कि हर किसी को पता है कि जब से मौलाना साहब की पार्टी और वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, उनका जो वोट बैंक है या जहां से वो सीट्स लेते थे वो KPK है और बलूचिस्तान है, और उन दोनों जगहों से उनकी अभी भी सीट्स हैं। और अगर उधर कोई कमी बेशी हुई है तो जाहिर है उसके फिर जो बेनिफिशरी है वो तो फिर आजकल वो कौन सी सुन्नी तहरीक के क्या नाम है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नाम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसमें ज्वाइन किया है। हाँ जी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आज़ाद अरकान ने किया है, तो फिर जाहिर है वोट तो फिर चोरी उन लोगों ने किया है इनका। तो उसके अलावा तो मैं नहीं समझता। बाकी मौलाना साहब से हमारी लीडरशिप के बड़े दरीना सियासी तल्लुकात भी हैं, ज़ाती तल्लुकात भी हैं,
लेकिन इसके अलावा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वो हैं जो एक दूसरे के मद्दे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। सही। सियासी तरजीहात हर पार्टी की अपनी है, लिहाजा मौलाना साहब का मुतालबा करने में तो कोई हर्ज नहीं है कि वो कोई मुतालबा करें, वो कोई पुरअमन प्रोटेस्ट करें। हाँ, अलबत्ता आप एक बात जरूर कह सकते हैं कि मौलाना साहब जो है वो इंतशार पसंद शख्सियत नहीं है, वो कोई इश्तियाल अंगेजी नहीं करेंगे। सियासी पुरअमन एहतजाज करना, मुतालबा करना वो उनका कानूनी और आईनी हक है, वो कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है उसको फिर ये एक अकेला पीएमएलएन का तो फैसला नहीं हो सकता ना इन तमाम इश्यूज पर। वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स भी हैं जो असेंबली के अंदर मौजूद हैं मुख्तलिफ सूबों में। ठीक है, तो मैं समझता हूँ पॉइंट आपका आगे चलते रहते हैं, मुतालबे चलते रहते हैं लिगौर साहब। लेकिन अब देखते हैं कि अपोजिशन अब इस वक्त कितना सीरियस है इस मुतालबे को लेकर। तो अजहर सिद्दीक साहब, अब मौलाना साहब बार बार वही बात कर रहे हैं जो आप लोग कर रहे हैं। कभी आप लोग की मुलाकातें भी हुई लेकिन वो कोई ऐसा कोई खास इत्तेहाद नहीं बन सका है। आप लोग ये भी कहते हैं इनके पास इख्तियार नहीं है, फिर इन्हीं से कहते हैं कि इलेक्शन भी करवा दें, फिर वो हमारा मैंडेट भी वापस कर दें। जब आप इनके पास अगर बकौल आपके इख्तियार है ही नहीं तो ये कैसे मैंडेट वापस करेंगे, कैसे इलेक्शन करवा सकते हैं फिर ये लोग? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं 2-3 चीजें आपके सामने, पहले मैं बड़ी बात आपके सामने रख दूं। फॉर्म 45 और 47 का मामला खुल चुका है। जिस तरह इलेक्शन ट्राइब्यूनल रिटायर्ड जजेस की तरफ ले जाने की एक साजिश की गई, पहले ऑर्डिनेंस जारी किया गया, फिर वो कानून में तरमीम की गई, वो मामले सारे सब जुडिशल। मैं अगस्त और सितंबर में फॉर्म 45 और 47 के ऊपर कोई खातर खा रिजल्ट आते देख रहा हूँ और उसमें यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी होगी। अच्छा। तो मौलाना जो फजलुर रहमान साहब एक जीरक आदमी है। अच्छा साहब, कितनी सीट्स पर कामयाबी होगी जरा ये भी बता दिएगा ताकि वो फिर एक नंबर गेम भी होता है ना। देखिए, ये कोई 80 के करीब सीटें हैं जो सूबाई असेंबली की अलग सीटें हैं और सारे पाकिस्तानी तारीख में इतनी तादाद में आज तक कभी इलेक्शन पिटीशन फाइल नहीं हुई। हमने इनकी तरफ बातें नहीं की सारी कि सारी इलेक्शन के ऊपर इल्जाम लगा दें। हमने इलेक्शन कमीशन के पास पहले गए, इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने पिटीशन हम अलहदा लेकर गए। हम कानूनी जंग ये लड़ रहे हैं और ये कानूनी जंग इंशाल्लाह हम जीतेंगे। अब जो मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूँ, मौलाना जीरक आदमी है, उन्होंने देख लिया कल क्या है। मैं आपको अगली बताया तो प्लानिंग किया, ये फॉर्म 45 और 47 नहीं खुलवाएंगे और उससे पहले ये असेंबलियां तहलील करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब वक्त से पहले जो है ना, ये नवंबर तक में, ये मेरी अपनी एक असेसमेंट है कि ये नवंबर तक मामला लेके जाएंगे और फिर ये असेंबलियां तहलील की तरफ अगर बात जाती है तो मौलाना फजलुर रहमान अपना क्रेडिट लेंगे। असल मौलाना फजलुर रहमान ने ये बात कर रहे हैं। अच्छा। ये अवामी नेशनल पार्टी ने भी डिमांड कर दी है। साहब, ये कतल कलामी के माजरत, लेकिन हुकूमत तो इस वक्त आप देखें वो मुआशी माहदे कर रही है, इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रही है, बजट को लेकर ये आए हैं, इतने सारे टैक्सेस उसमें लगाएं ताकि ज़रा रेवेन्यू जनरेट हो सके, मुल्क को ये चला सकें। जब ये इतने इकदाम कर रहे हैं मुल्क को चलाने के, तो फिर ये नवंबर में क्यों अपनी असेंबलियां तहलील कर देंगे? देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है। फॉर्म 45 नोट कर लीजिएगा, फॉर्म 45-47 नहीं खुलने देना, इन्होंने भी खुलने नहीं देना। जो किरदार के पीछे बैठे हुए हैं, जो प्रॉक्सीज हैं, उन्होंने भी खुलने नहीं देना। मैं तो बात कर रहा हूँ, आए मेरिट पे आएगा, खोले, मजा आएगा इस बात का। लेकिन जहां तक बात है ना ये बजट पास करने की, वो आपने गालिबन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी शाहिद खाकान अब्बासी की और मिफ्ता इस्माइल की? उन्होंने 500 अरब रुपया, यानी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, वो लूट मार के लिए पैसा वो देंगे। उन्होंने इतनी खूबसूरत, यानी एक बताएं मुझे किस कानून के तहत इन्होंने जो एग्जम्पशन दिया प्रॉपर्टी के तहत कि जनाब जो रिटायर्ड होंगे, चाहे रिटायर्ड वो कोई है, वो कहां से आ गए? क्या ये मुझे और आपको नहीं मिलनी चाहिए इस तरह की एग्जम्पशन है? यानी जो बात कहने की बात है, बजट बुरी तरह फेल हो चुका है। आने वाले दिन में आप अगस्त और सितंबर में सड़कों पे लोग देखेंगे, अंदाजा आपको हो जाएगा। बात है ना, सिंप्लीफाई करता हूँ, एक बात बता दूं आपको, मौलाना ने जैसे जीरक आदमी है ना, उन्होंने बड़ी एहतियात के साथ, और जो बातें कह रहे हैं ना कि बाकी ने नहीं किया, अब अवामी नेशनल पार्टी ने भी कह दिया, जमात इस्लामी ने भी कह दिया, और आपको पता है GDA भी इस हवाले से बड़ी वजाहत के साथ बात कर चुकी हुई है। तो ये जो कहना है ना कि ये अपना सियासी जमातों ने भी, सियासी जमातें जो हुकूमत में फायदे ले रही हैं, वो यकीनन ये कहेंगी कि उनको ये फायदे मिलते रहे। लेकिन बात बड़ी सिंपल सी है। अच्छा, दूसरी बात है, चले मैं इससे आगे चलता हूँ। आपको पता है अमेरिकी कांग्रेस ने, अमेरिकी पार्लियामेंट ने, ये अमेरिकी जो बाइडेन इंतजामिया ने नहीं की, जो बाइडेन इंतजामिया ने तो पाकिस्तान में मुदाखलत की थी ना, वो साइफर के बारे में, ये पार्लियामेंट में एक करारदाद पास की 901, और उसके अंदर सिर्फ इलेक्शन का नहीं है, आजादी सहाफत के साथ, फसाइयत,
और ये सारों में कहा है। और इस तरह की करारदादें पूरी दुनिया में पास होती रही है, हम भी यहाँ पास करते रहे हैं, कश्मीर में होने वाले जुल्म के, फलस्तीन के होने वाले जुल्म के हवाले से। तो ये तो इस तरह की, और उस करारदाद के पास ये बात यही नहीं रुक रही है, आगे बरतानवी जो है ना, जो कि ह्यूमन राइट और जो जितने पूरी दुनिया में मुमालिक हैं वो इस मामले में खामोश नहीं बैठेंगे। अमरीकी करारदाद के बाद हर एक को अपना हक और किरदार अदा करना है। वो देखते हैं कि उस पर ये मामला आगे कैसे बढ़ता है। अब हुकूमत के पास इसका क्या काउंटर आर्गुमेंट है। तो अली गौर बलूर साहब, जब अपोजिशन इतनी तगड़ी हो, जिसमें बड़ी बड़ी जमातें हों, सड़कों पर आने की सलाहियत रखती हो, पब्लिक को जमा कर सकती हो, तो फिर हुकूमत फैसले ऐसे करती है जो कि आवाम दोस्त हों। अब इस बजट में तो हमें कोई एक आवाम दोस्त फैसला नज़र नहीं आया। जिस तरह टैक्सेस की भरमार ही आज से की गई है और जिस तरह अपनी जो अरकान पार्लियामेंट है उनकी मराहत में इजाफा किया गया है, तो इस सियासी जमातों के साथ साथ क्या ये हुकूमत आवाम को भी अपने खिलाफ कर रही है? देखिए, बात ये है कि इससे मैं तो समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का बेहतरीन बजट है। ये उन हालात में आया कि जिस हालात में पाकिस्तान की मईशत को एक गुमराह कुंटोला जो था वो तबाह करके गया था, और जो करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल बना कर गया, जिन्होंने अल कादिर ट्रस्ट के नाम के ऊपर अरबों रुपए बटोर लिए। उसके अलावा आपने देखा कि जिस तरह से इनके टाइम में रिंग रोड का स्कैंडल आया, फिर इनके टाइम में अंगूठियां मांगी गई, हत्ता के तोशा खाना से अरबों रुपए उनकी असेसमेंट्स गलत करवा के वो ले गए। और इनकी, लेकिन पाकिस्तान का असल मसला ये है कि इनकी सहूलतकारी वाला जो अंसर है वो अभी भी कहीं ना कहीं से चल रहा है। जाहिर है, जो मतलब है कि करप्ट माफिया होता है, जो इस तरह के टोले होते हैं, उनकी रूट्स तो होती हैं और वो कहीं ना कहीं से उनकी सहूलतकारियां भी होती हैं। दूसरी सूरत हाल ये है कि ये जो बता रहे हैं फार्म 47 और फार्म 45, भाई एक वक्त तो वो था कि हमें तो फार्म 45 दिए ही नहीं जाते थे, सफेद कागज के ऊपर बगैर साइनों के रिजल्ट दिए गए थे। और आज तो ये कहते हैं कि हमारे पास फार्म 45 है, तो वो 45 हमें क्यों नहीं दिए गए, सिर्फ इनको क्यों दिए गए? हमारे लोगों के पास भी फार्म 45 है। अब ये फैसला तो अदालतों ने करना है कि जो इनके पास है वो ठीक है, या जो ये क्लेम करते हैं, जो इनके बकौल है, वो जाहिर अदालतों में ये खुद कह रहे हैं, पिटीशन की हुई है, तो वहां पर फैसले हो जाएंगे। सही। और खास तौर पर इसमें जो तनख्वाहदार तबका है, आप देख लें कि उनकी जो है वो तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। हमारा जो रेवेन्यू का टारगेट्स है वो बेहतरीन किस्म के रखे गए हैं, और खास तौर पर, लेकिन सर वो टारगेट सिर्फ उन्हीं लोगों पे हैं जो पहले से टैक्स दे रहे थे, कोई नए लोगों को टैक्स रेट में थोड़ी लाया गया है। 14 लाख लोगों की तनख्वाह बढ़ाकर आपने 25 करोड़ रुपए टैक्स लगा दिए। नहीं, देखें, इसमें वो जो रिटेलर का टैक्स है उसके ऊपर भी आपको पता है कि वो भी लाया जा रहा है, उससे भी पाकिस्तान के रेवेन्यू में इजाफा होगा। और ख़ास तौर पर ग्रास रूट लेवल पर जो ऐसा तबका है कि जो मजीद बोझ नहीं उठा सकता, उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अशराफिया जो है, जिसमें प्रॉपर्टी के टैक्सेस हैं और दीगर जो है चीज़ें हैं, वो ऐड की गई हैं। और ख़ास तौर पर मैं यहाँ पर एक चीज़ का जिक्र आपके प्रोग्राम में ज़रूर करूँगा। इनसे हमें यही तवक्को, देखिए, जिन लोगों ने 9 मई के वाक़यात किए हैं ना, उनकी तरजीहात क्या है, ये पूरी दुनिया में भी कह रहे हैं। अमेरिका ने कल तक ये कहते थे कि हम कोई गुलाम है, आज पता लग गया कि गुलाम कौन है, और आज पता लग गया कि अमेरिका के साथ कौन खड़ा हुआ है, क्योंकि ये जहां कहीं भी गए ये एक्सपोज हुए। खास तौर पर आप देख लें कि इन्होंने तो यहाँ तक ये भी कहा था कि ये जिस मुल्क में भी जाते थे, इनका हमेशा एक ही मुतालबा रहा है, पाकिस्तान को कर्जा ना दे, पाकिस्तान को ये ना दे, पाकिस्तान को वो ना दे। अगर ये बरसरे इक़्तिदार हो तो पाकिस्तान है। ठीक है, जबकि अपने दौर में ये भी आए, इसके पास गए, ये टैक्सेस जो अभी लगे इन्होंने भी शुरू किए। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से एक बात पूछना चाहता हूँ। इन्होंने 9 मई को मेरे घर पे हमला नहीं किया, इन्होंने 9 मई को नवाज शरीफ के घर के ऊपर हमला नहीं किया, इन्होंने 9 मई को बिलावल भुट्टो के घर के ऊपर हमला नहीं किया, इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। जब ये कहते हैं कि IMF को कोई आप कर्जा ना दे, और मुल्क इनका सुहाना ख्वाब ये है कि पाकिस्तान। ठीक है, चलें अभी बिल्कुल जरा अलीगौर साहब के पॉइंट आपका आ गया, कितना चूर हो जरा, हाँ, तो आप तो ये जरा इनका पॉइंट ऑफ व्यू में जान लूं, चूंकि वक्त की थोड़ी कमी है, अगर मौका दें आप अलीगौर साहब जरा। बिल्कुल पॉइंट आ गया अली भाई, जरा मौका दीजिएगा जरा। तो अजहर सिद्दीक साहब, अब ये आपके अपने दौर में भी, अभी चूँकि इस बजट की भी आप लोगों ने बड़ी तनकीद की, जो मुराद में इजाफा हुआ पार्लियामेंटेरियंस के, हमने देखा सदर मुमलिकत की तनख्वाह आपके दौर में बढ़ाई गई, उसमें कई 100% इजाफा किया गया। इस तरह की मुराद आप लोग के अपने दौर में भी, क्योंकि आप माशी तौर पर भी इन पर बड़ी तनकीद करते हैं, और आज चूँकि ये बजट नाफिज भी हुआ है, तो ये आपके अपने दौर में भी यही सब होता रहा। एक परसेप्शन तो है कि ये इस तरह टैक्सेस आवाम पर लाद देना और बढ़ाना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ये सिलसिला ज़्यादा तेज़ हुआ है।
अच्छा देखिए, मैं एक बात बताऊं ना, हमारे यहाँ यही आदत है, वो 9 मई के अलावा कुछ मिलता नहीं इनको। 9 मई में अभी तक तो कोई सजा हो नहीं सकी, जब होगी जब देख लेंगे। 9 मई का हमें भी अफसोस और दुख है, लेकिन असल कसूर जिन्होंने किया है उनके साथ हो, और वो ये PMLN की गवर्नमेंट है सारे काम के पीछे, जो कि PDM की है, इसलिए हम जुडिशल कमीशन बनाने का कहते रहते हैं। अच्छा आगे आए ना, वो करप्शन की बात करते हैं कि क्या कर लिया, उस्मान बुज़दार को पकड़ लिया, बड़ी बातें करते थे। फराज शहजादी के अगेंस्ट इतने केसेस की बात की, कौन से केसेस सामने, जरा हमें भी बता दे। क्या रह गया? 190 मिलियन कुछ भी नहीं है, पैसा सारा पाकिस्तान के अंदर आया। क्या रह गया? तोशाखाना में कौन सी चीज अभी तक सामने आ सकी है? मैंने निकलवाए थे 1990 से लेकर अब तक के, कोई एक केस हुआ किसी के अगेंस्ट? नवाज शरीफ ने आपने गाड़ियां ली थी, गाड़ियां तो आ नहीं सकती थी, लेकिन छोड़े इन चीजों को। आपने बड़ी सीरियस बातें की हैं, वो आम आदमी यानी कैपेसिटी नहीं है ना मुस्लिम लीग के अंदर कि वो सीरियस, यानी 1985 से ये प्रोजेक्ट चला आ रहा है, इन्होंने इस मुल्क की तबाही कर दी। यानी आप अंदाजा तो लगाए ना, 1985 से क्या किया इस मुल्क के लिए, जरा बता दे। आज जरा देखे, जब गवर्नमेंट गई थी डॉलर कितने का था, आज डॉलर कितने पे चला गया। और ये अगली IMF की जो बात कर रहे हैं कि 330 रुपए पे चला जाना है, ये मैं नहीं कह रहा, ये जो प्रोजेक्शन उन्होंने किया उनकी बातें हैं। हमें जो समझना है, हम तो सोच रहे थे कि बड़ी सीरियस हुकूमत आई है, बड़ी बातें हैं। 22 सालों में फसाइयत के अलावा क्या किया, पकड़ धकड़ के अलावा क्या किया, झूठे जाली मुकदमों के अलावा क्या काम किया। PNIL लिस्ट में डाल दो, ECL लिस्ट में डाल दो, अपने दौर में आता है ये सारा कुछ निकलवाते रहे। तो ये हालात और वाकयात इनके पास देखे, चूरन बेचने के लिए कुछ नहीं है। अब तैयारी करें, जूते पड़ेंगे जब वोट मांगने जाएंगे। आपने देख ही लिया ना कि वोट कितने थे। बिल्कुल सही, लेकिन अब सवाल अजहर साहब यहाँ पे है कि इसमें से क्या कुछ ऐसा है जो ये सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ना हुआ। बहरहाल इस सवाल पर और इस मौजू पर फिर हम आगे भी गुफ्तगू करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, अली गौर बलोच साहब। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।